ठीक है, तो ध्यान से देखना इधर। अब आप जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते थे, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते थे, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 वेयर a नॉट इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने का तरीका था। जैसे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं, जैसे मान लो इधर है 2x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या पहचान है? जो वेरिएबल होगा x वाली टर्म है, इसकी हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, तभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन माने जाएंगे। इक्वेशन के लिए इक्वल्स टू का साइन होना भी जरूरी है। लेकिन जो x² के साथ कोफिशिएंट है, ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, a 0 नहीं होना चाहिए। मतलब x² का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, x² का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। अब जब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते थे, इसका मतलब इसको नहीं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सॉल्व करते थे, किसको यूज करके? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन में 2 टाइम्स a। तो क्लास 10th के हिसाब से जो डिस्क्रिमिनेंट होते थे, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग लिखते थे b² माइनस 4ac, है ना? या ऐसे मान लो, मैं सिर्फ इस चीज पे अगर फोकस करूं, तो अगर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू आ जाती है, या b² माइनस 4ac, मान लो आपने किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको सॉल्व किया और आपका b² माइनस 4ac लेस देन 0 आ गया। लेस देन 0 मतलब क्या? जैसे मान लो b² माइनस 4ac आपने किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया, लेस देन 0 मान लो जैसे -5 आ गया। अब जब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते थे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, फिर क्या लिखते थे? b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac माइनस 5 आया, तो रूट के अंदर -5 आएगा, डिवाइड में 2 टाइम्स है। मैं a और b की वैल्यू नहीं ले रहा, मैं सिर्फ बता रहा हूं। जब ऐसा केस बनता था, b² माइनस 4ac 0 से छोटा था, मतलब लेस देन 0 आता था, इस केस में अगर इफ b² माइनस 4ac लेस देन 0 होता था, तो 10th में सिर्फ टीचर ये लिख के छोड़ देता था, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। क्या कह देता था टीचर? कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते। मतलब अगर रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते तो फिर क्या एग्जिस्ट करता है? मतलब इस क्वेश्चन को टीचर यहीं पे छोड़ देता था। इफ b² माइनस 4ac लेस देन 0 आता था, जैसे -5, तो इसके बाद सिर्फ इतना लिख देता था ऐसे करके कि देयरफॉर गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, या नो रियल रूट्स एग्जिस्ट फॉर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यही वो केस है, जैसे ही रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आया, जैसे रूट ऑफ -5, तो इसी ये इमेजिनरी नंबर होते थे। नो रियल रूट्स एग्जिस्ट मतलब कि क्या? इमेजिनरी नंबर आएगा। अब इमेजिनरी नंबर को कैसे लिखते हैं? उसकी प्रॉब्लम खत्म करने के लिए आयोटा, आयोटा इमेजिनरी यूनिट्स, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने इसको इंट्रोड्यूस किया, जिसने क्या किया, जो रूट के अंदर जैसे नेगेटिव वैल्यूज थी, इनको सॉल्व करना सिखाया। जैसे रूट के अंदर अगर -5 है, तो मैं इसको √5 आयोटा लिखूंगा। तो ऐसी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें अगर ये ऐसे आ रहा है कभी भी सोल्यूशन √-5, तो इसको मैं √5 आयोटा लिखूंगा। नेगेटिव के लिए सोचो, आयोटा लगा दिया और √5 ऐसे। तो आयोटा का ये काम था। 10th में तो हम लोग इसको छोड़ ही देते थे इस तरह से, ठीक है, लेकिन आगे हम लोग इसको इस तरह से पढ़ते हैं, ठीक है। मैंने ये बताई कि कॉम्प्लेक्स नंबर को z से लिखते हैं और इसको a प्लस आयोटा b करके लिखते हैं। a इसका रियल पार्ट होता है और b इमेजिनरी पार्ट होता है, किसका? कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन अगर a और b की बात करें, a और b दोनों क्या हो सकते हैं? कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं। रियल नंबर्स का क्या मतलब? रियल नंबर मतलब पूरी की पूरी नंबर लाइन, -∞ +∞ बीच में 0 है। पूरी की पूरी नंबर लाइन के ऊपर जो भी नंबर आ सकते हैं वो सारे रियल नंबर्स। तो मतलब इधर a और b की जगह कुछ भी हो सकता है रियल नंबर्स में से। a को रियल पार्ट बोलते हैं और b को इमेजिनरी पार्ट। अब देखो, जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है, z इक्वल्स टू मान लो 2 + 3 आयोटा। अब वो बोलेंगे रियल, रियल पार्ट बताओ कॉम्प्लेक्स नंबर z का, तो ऐसे लिखोगे रियल, इधर लिखेंगे z। इसका मतलब है रियल z का मतलब है रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z, तो वो कितना है? 2।
और अगर इमेजिनरी पार्ट लिखना है तो ऐसे आई एम लिखना है इमेजिनरी और जेड लिखना है। इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, जेड मतलब क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आयोटा के साथ जो है वो इमेजिनरी पार्ट। तो नेक्स्ट टॉपिक है अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या है, जैसे हमारे पास Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और Z2 दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, अब अलजेब्रा में पहली चीज पढ़ेंगे एडिशन, मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किस तरह से करेंगे। ठीक है, तो ऐड करेंगे ऐसे लिखेंगे Z1 प्लस Z2। ठीक है, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को इसी तरह से ऐड करेंगे, Z1 मतलब पहला कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस Z2। तो मान लो मेरे पास पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 प्लस 3 आयोटा और सेकंड वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है -6 प्लस 5 आयोटा। तो इनके एडिशन कैसे करेंगे दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर की, Z1 प्लस Z2। तो Z1 पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 प्लस 3 आयोटा, फिर प्लस करना है Z2 मतलब सेकंड वाला कॉम्प्लेक्स नंबर, वो क्या है -6 प्लस कितना 5 आयोटा, ये सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसमें ये याद रखना है एडिशन कैसे होती है। एडिशन अगर पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है c प्लस आयोटा d, आपको इनको अगर ऐड करना है रियल पार्ट में रियल पार्ट ही जोड़ सकते हैं। तो आप चाहो तो एक स्टेप में 2 -6 एक साथ ले आओ, मतलब रियल पार्ट रियल के पास ले आओ, और प्लस ये क्या है 3 आयोटा, फिर क्या बचा प्लस 5 आयोटा, और इमेजिनरी पार्ट एक साथ ले जाओ। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, बड़ी टर्म के साथ माइनस साइन है तो साइन माइनस का, 6 माइनस 2 कितना आएगा 4, प्लस 5 आयोटा प्लस 3 आयोटा प्लस 5 आयोटा, 5 प्लस 3 कितना 8 आयोटा। तो इस तरह से दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग ऐड कर सकते हैं, जिसमें हमें ये ध्यान रखना है कि रियल पार्ट रियल में जुड़ेगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में जुड़ेगा, और लास्ट में ये हमेशा a प्लस आयोटा b की फॉर्म में आएगा। मतलब a जैसे -4 है और b जो आयोटा का कोफिशिएंट है वो 8 है, रियल पार्ट -4 है, इमेजिनरी पार्ट 8 है। ठीक है, तो ऐड कैसे करते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को, Z1 प्लस Z2। Z1 पहला कॉम्प्लेक्स नंबर के क्या था a प्लस आयोटा b प्लस Z2 सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था c प्लस आयोटा d। तो रियल में रियल जोड़ेंगे तो मतलब आएगा a प्लस c प्लस, फिर आयोटा b में किसको जोड़ेंगे प्लस आयोटा d, आयोटा b प्लस आयोटा d। अब दोनों से इस टाइप को मैं इधर लिख रहा हूँ, क्या आ रहा है a प्लस सी प्लस आयोटा, दोनों से कॉमन ले लो, इधर क्या बचेगा b प्लस डी। तो ये याद रखना दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरह से ऐड किया जाता है कि रियल पार्ट में रियल जुड़े, इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी। अब नेक्स्ट है डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अगर मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है जैसे Z1 और Z2, इनका डिफरेंस किस तरह से करेंगे। तो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है 6 प्लस 3 आयोटा, फिर माइनस करना है सेकंड वाला कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जिस तरह से सब्ट्रैक्शन करते हैं वैसे ही करेंगे, Z2 मतलब सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर लिखने से पहले ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, तो ये क्या है 2 माइनस आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा 6 प्लस 3 आयोटा, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये -2 हो जाएगा, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और साथ में आयोटा। अब उसके आगे क्या होगा, रियल पार्ट रियल के साथ होगा और इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ। मतलब पहले 6 -2 रियल पार्ट एक साथ करो, फिर 3 आयोटा प्लस आयोटा इमेजिनरी पार्ट एक साथ करो। 6 -2 कितना 4 प्लस 3 आयोटा प्लस आयोटा कितना 4 आयोटा। तो लास्ट में हमेशा याद रखना a प्लस आयोटा b की फॉर्म में ही आएगा, मतलब रियल प्लस इमेजिनरी दोनों लिखेंगे आप। ठीक है, तो इस तरह से दो सेट्स का डिफरेंस करेंगे, इस तरह से दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस करेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, अब जैसे Z1 और Z2 ये टू कॉम्प्लेक्स नंबर है, इनकी मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, Z1 मल्टीप्लाई Z2 इसी तरह से लिखेंगे। Z1 मतलब फर्स्ट वाला कॉम्प्लेक्स नंबर, फर्स्ट वाला कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है 3 प्लस 5 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे Z2 मतलब सेकंड वाला कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि है मेरे पास 2 प्लस 6 आयोटा। ठीक है, तो ये फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई सेकंड वाला कॉम्प्लेक्स नंबर। तो क्या करेंगे हम लोग 3 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड वाला कॉम्प्लेक्स नंबर, वो क्या है 2 प्लस 6 आयोटा, फिर प्लस ये 5 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर 2 प्लस 6 आयोटा। तो 3 से पहले
2 + 6 आयोटा को मल्टीप्लाई करो प्लस फिर 5 आयोटा से पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करो। अब 3 2 6 प्लस 3 6 कितना 18 है ना, 3 6 18 साथ में आयोटा प्लस 5 2 10 साथ में आयोटा प्लस 5 6 कितना 30 और आयोटा मल्टीप्लाई हो गया आयोटा स्क्वायर 5 6 30 साथ में आयोटा स्क्वायर यहाँ पे आ रहा है 6 प्लस 10 आयोटा प्लस 18 आयोटा तो कितना हो जाएगा 18 और 10 कितना 28 आयोटा प्लस 30 और आयोटा का स्क्वायर कितना होता है -1 होता है। तो इससे नेक्स्ट स्टेप में इधर लिखना ऊपर इधर चेक करना ये आ गया 6 और ये प्लस माइनस कितना माइनस होता है और 30 × 1 कितना 30 हो जाएगा ठीक है प्लस कितना 28 आयोटा। अब प्लस माइनस कितना होता है माइनस बड़ी टर्म के साथ माइनस है तो साइन माइनस का 30 में से 6 गया है ना 30 में से 6 माइनस हुआ तो कितना 24 प्लस माइनस माइनस बड़ी टर्म के साथ माइनस है तो साइन माइनस का 30 - 6 24 प्लस 28 आयोटा। मतलब इसमें भी लास्ट में ये a प्लस आयोटा b की फॉर्म में आएगा ठीक है। इसके सामने ये भी लिख सकते हो कि जो आयोटा का स्क्वायर होता है वो -1 होता है इससे नेक्स्ट स्टेप में ये -1 इसलिए आएगा ठीक है। तो इधर देखना अभी नेक्स्ट टॉपिक है डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जैसे फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 6 + 3 आयोटा z2 सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 - आयोटा। तो z1 अपॉन में z2 डिवीजन इसी तरह से होती है। अब z1 का वैल्यू लिखो 6 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय कितना 2 - आयोटा। अब जिस तरह से हम लोग नंबर्स को डिवाइड करते हैं वैसे नहीं डिवाइड करना कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो इसका क्या तरीका है आपको रैशनलाइजिंग करनी है। जैसे 2 - आयोटा है ना जो भी डिनोमिनेटर में दिखेगा 2 - आयोटा है तो 2 + आयोटा से मल्टीप्लाई और 2 + आयोटा से डिवाइड कर दो। अब सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो ये 1 होता है तो मतलब into 1 है तो यही नंबर रहेगा ठीक है। न्यूमरेटर में 6 + 3 आयोटा into 2 + आयोटा तो इसको मल्टीप्लाई करो ठीक है। तो पहले 6 को दोनों से करना पड़ेगा 6 into 2 + आयोटा फिर प्लस कितना है 3 आयोटा तो 3 आयोटा को मल्टीप्लाई करोगे किससे 2 + आयोटा से और डिनोमिनेटर में a - b into a + b ये आइडेंटिटी तो ये होती है a² - b²। b है आयोटा उसका स्क्वायर। तो ध्यान से देखना एक ही आइडेंटिटी लगा रहा हूं a - b into a + b तो ये होती है a² - b²। ये आइडेंटिटी यूज कर लो a - b into a + b तो a² - b²। तो इसके बाद नेक्स्ट में यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ इसको चेक करना 6 × 2 कितना होगा 12 फिर प्लस प्लस का साइन 6 into आयोटा तो 6 आयोटा फिर प्लस का साइन 3 2 6 साथ में आयोटा फिर प्लस का साइन 3 आयोटा into आयोटा ये आएगा 3 आयोटा का स्क्वायर डिवाइड में क्या आएगा a² मतलब 2 का स्क्वायर 4 फिर माइनस आयोटा का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर कितना होता है -1 ये फिलहाल याद रखो। तो आयोटा की स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1 ये माइनस इसका और आयोटा स्क्वायर -1 ठीक है। अब यहाँ पे देखो 12 प्लस 6 आयोटा प्लस 6 आयोटा 6 + 6 कितना 12 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर तो आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1 तो 3 into आयोटा स्क्वायर की जगह -1 डिवाइड में कितना 4 माइनस और माइनस कितना प्लस ठीक है। तो ये कितना बचेगा 12 चेक करना इधर 12 ये प्लस माइनस कितना -12 - 3 हो जाएगा प्लस ऊपर आ रहा है 12 आयोटा डिवाइड में 4 + 1 कितना 5। अब 12 में से 3 गया तो कितना 9 आएगा प्लस कितना 12 आयोटा और डिवाइड में जो 5 था ये 9 के नीचे भी रखो इसके नीचे भी रखो। आप चाहो तो सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो कि 9 + 12 आयोटा अपॉन में 5 या फिर 5 9 के भी डिवाइड में और 12 आयोटा अपॉन भी 5 लिख सकते हो। तो मतलब लास्ट में a + आयोटा b ही आएगा। तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट टॉपिक है पावर ऑफ आयोटा ठीक है। आयोटा की पावर के ऊपर टॉपिक है। तो सबसे पहले
आयोटा स्क्वायर -1 होता है, ये याद रखना। ठीक है, अब स्क्वायर इधर आके रूट बनेगा तो यहाँ पे आयोटा बचेगा। आयोटा किसके इक्वल होता है, √(-1)। फिर मेरे को आयोटा क्यूब चाहिए, या आयोटा स्क्वायर -1 है, तो इस तरफ आयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा और इधर भी इस तरह से याद रख सकते हो। आयोटा स्क्वायर -1 है, इसको याद रखना है। इधर आयोटा से मल्टीप्लाई करो और इधर भी आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब कितना -1 इंटू आयोटा, तो माइनस आयोटा, तो मतलब आयोटा क्यूब माइनस आयोटा के बराबर होगा। आयोटा स्क्वायर याद रखा करो -1 होता है, इसी से सारे सॉल्व हो जाएंगे। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, इसको एक और आयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, तो दोनों तरफ आयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, आयोटा रेस पावर 4, ये -1 इंटू आयोटा स्क्वायर -1 होता है, और माइनस प्लस हो जाएगा। आयोटा रेस पावर 4 माइनस और माइनस प्लस, 1 इंटू 1 कितना होगा, आयोटा रेस पावर 4 कितना होगा, 1 होगा। तो ये चार वैल्यूज आपको याद रखनी है। पहली आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, ये याद रखो, इसी से चारों आ जाएंगे। आयोटा किसके इक्वल होता है, √(-1), आयोटा स्क्वायर कितना -1, आयोटा क्यूब कितना माइनस आयोटा, आयोटा रेज़ पावर 4 1। ये आपको चारों याद करने। अगर चारों नहीं कर सकते, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो, इसी से बाकी तीनों आ जाएंगे। अब मैंने टॉपिक का नाम लिखा था पावर ऑफ आयोटा। अब आयोटा की पावर तो बहुत बड़ी भी हो सकती है, अब आयोटा की पावर तो 100 भी हो सकती है, फिर वो क्या आएगा, उसके लिए ट्रिक है या कॉन्सेप्ट है, उसको समझते हैं। पहले यहां तक नोट करो। अब जैसे मेरे पास आयोटा रेज़ पावर 100 है, या मतलब 4 तक तो चलो आप याद कर लोगे, या आयोटा स्क्वायर -1 याद रख के ये चारों निकाल सकते हो, है ना। अब अगर पावर बहुत बड़ी आ गई, 4 से जैसे ही पावर बड़ी हुई, है ना, जैसे 100 है, या कोई भी पावर जो 4 से बड़ी होगी, उसको कैसे करेंगे। तो देखो, जब भी आयोटा रेज़ पावर कोई भी नंबर होगा और वो 4 से बड़ा, एनी नंबर जो 4 से बड़ा होगा और आयोटा की पावर में है, तो उस नंबर को आप डिवाइड कर दो किससे, 4 से। डिवाइड करने के कुछ स्टेप्स के बाद ये नोट करो उसका रिमाइंडर क्या है। जो भी रिमाइंडर आएगा आयोटा की पावर में, उसको लिख दो। और जो आयोटा की पावर में जो रिमाइंडर आएगा, जैसे मान लो 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 4, रिमाइंडर कितना आ रहा है, तो उसी के हिसाब से हम लोग यहाँ से डिसाइड कर लेंगे। जैसे मान लो कभी रिमाइंडर आया 4, तो आयोटा इधर मान लो रिमाइंडर आया 4, आयोटा की पावर 4 हो जाएगा, जो कि 1 होता है। ठीक है, पहले इसको चेक करके देखते हैं। तो अगर मैं 100 को डिवाइड कर दूं 4 से, तो 4 2 जा कितना 8, है ना, तो 10 - 8 2 बचा, और 0 4 5 जा कितना 20। ठीक है, 20 - 20 कितना 0, कितना आ गया 0 आ गया, तो रिमाइंडर कितना आया 0। तो आप इस तरह से समझ सकते हो, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो रिमाइंडर 0 आ रहा है। ठीक है, रिमाइंडर कितना आ रहा है 0 आ रहा है, तो रिमाइंडर जिस केस में 0 आएगा उसमें आंसर 1 ही रखना। हालांकि इसमें ये याद रखना, जैसे ये नहीं होता था a की पावर 0 1 आ गया, a रेज़ पावर 0 1 आ गया, लेकिन कंडीशन क्या होती है, a नॉट इक्वल्स टू 0, a 0 नहीं होना चाहिए, ये a 0 नहीं होना चाहिए, फिर 0 की पावर 0 1 नहीं होगा, मतलब कहने का मतलब ये 0 की पावर 0 ये 1 नहीं होता, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, जो हम लोग लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में आपको पढ़ाते हैं एल हॉस्पिटल रूल के जरिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं इस तरह से, किस तरह से करेंगे इसको नोट करो। इसी को सॉल्व करने का बुक आपके पास एक और पैटर्न रख रही है, जैसे आयोटा रेज़ पावर 100 है, आप 100 को 4 से डिवाइड करो, आपको पता है 425 का कितना होगा 100। ठीक है, 100 - 100 0 होता है, तो आपने बचपन में ये पढ़ा होगा, आपने बचपन में ये पढ़ा होगा, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो डिविडेंड कौन सा है, जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी 100, डिवाइजर क्या है, किससे डिवाइड करेगा 4 से, मल्टीप्लाई क्वोशिएंट, क्वोशिएंट कितना है 25 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है 0। तो इस तरह से अगर मैं इसको, ये नंबर है कोई भी, मतलब ये आयोटा की पावर में कोई भी नंबर है, तो इसको 4 मान लो मल्टीप्लाई, ये जो भी यहाँ पे क्वेश्चन आया करेगा इसको मैं के मान लूँ अगर, तो ये 4 इंटू क्या हो गया के प्लस 0, मतलब 4 इंटू के प्लस 0,
के क्या होगा, के कोई भी नेचुरल नंबर यहाँ पे जो भी यहाँ पे आए, ठीक है। 4 × k + 0 मतलब 4k। तो जब भी सॉल्व करने के बाद आयोटा की पावर 4k आएगी ना, जब भी सॉल्व करने के बाद आयोटा की पावर 4k आएगी, 4k कब आएगी, आयोटा 4k + 0 मतलब जब रिमाइंडर 0 बच रहा है। ऐसे बोल सकते हो, जब भी आयोटा की पावर 4k आएगी इसका आंसर मानना है, या इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है तो आयोटा की पावर 0 इसमें मानना है। लेकिन मेरा ये तरीका नहीं है, मैं ऐसे नहीं करूंगा। मेरे को जैसे ही कोई भी नंबर दिखा, आयोटा की जितनी मर्जी बड़ी पावर दिखी, मैं 4 से डिवाइड करूंगा और जो उसका रिमाइंडर आया होगा वो आयोटा की पावर में रख दूंगा। रिमाइंडर को आयोटा की पावर में रखूंगा, फिर देखूंगा रिमाइंडर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कितना रिमाइंडर आ रहा है, उसके हिसाब से मैं वैल्यू रख लूंगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन करवा दूंगा डिटेल में, आप नोट करो। ठीक है, आयोटा की पावर जब भी 4k आएगी आंसर कितना आएगा वो, ऐसा एनसीईआरटी कह रही है। ठीक है, आयोटा की पावर जब भी 4k आएगी आंसर कितना होगा, 1 होगा। लेकिन हम लोग कैसे करेंगे, जैसे ही कोई भी नंबर दिखा, जैसे 100 दिखा, इसको 4 से डिवाइड करो, जैसे ही रिमाइंडर 0 दिखा, आयोटा की पावर रिमाइंडर रख दो 0, तो आयोटा पावर 0 कितना होगा, 1 आएगा। ठीक है, फर्स्ट हमने लिया आयोटा रेज पावर 100, तो जब 100 को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 0, इसका आंसर आया 1। या फिर आयोटा रेज पावर 100 जो थी, इसको मैं 4 × 25 लिख सकता हूँ। मतलब इसको किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, 4 × k की फॉर्म में। तो जब भी आयोटा की पावर 4k की फॉर्म में हो आंसर 1 आएगा। अब मान लो दूसरा नंबर है आयोटा रेज पावर 101। अब मेरे पास तरीका क्या है, जो भी नंबर दिखे, जैसे 101 दिखा मेरे को नंबर, इसको 4 से डिवाइड करो, 4 × 25 का कितना होगा, 100 होगा। तो 101 माइनस 100, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, 1। ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, ये क्वोशिएंट है। तो मेरे को पता है डिविडेंड जो होगा कैसे लिखा जाएगा, डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। मतलब जो 101 है इसको मैं, डिवाइजर कितना 4, क्वोशिएंट कितना है 25 प्लस 1, ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, लिख सकते हैं नहीं, 25 × 4, 100 + 1, 101। लेकिन मैंने क्या बोला, जब भी आयोटा की पावर कोई भी नंबर जो 4 से बड़ा होगा, तो आपको क्या करना है, उस नंबर को डिवाइड कर देना है 4 से, और जो आपका रिमाइंडर आएगा उसको क्या कर देना है, आयोटा की पावर में लिख देना। अब रिमाइंडर कितना आया आपका, 1 आया, तो आयोटा की पावर में रिमाइंडर 1 आया, तो आयोटा की पावर 1, आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। मतलब आयोटा 1 की पावर 101, तो मैं इसकी पावर रिमाइंडर लिखूंगा, रिमाइंडर कितना आया मेरा, 1 आया, तो आयोटा की पावर 1, तो 1 आया। ठीक है, क्या ये स्टेप समझ में आया। yes sir ठीक है, अब एनसीईआरटी इसको कैसे लिख रही है। ठीक है, एनसीईआरटी इसको कैसे लिख रही है, ध्यान से देखना। एनसीईआरटी इसी चीज को कैसे लिख रही है, वो इसको कह रही है, आप इसको इस पैटर्न में लिखो। जैसे कोई भी नंबर है ना, जैसे 101 है, या 4, ये जो क्वेश्चन होगा ना, इसको इसको मैं हर बार के मानूंगा, तो 4k + 1, क्या लिखूंगा, 4k + 1। ये समझ में आया, बोलो। यस। yes sir 4 × 25 + 1, जो क्वेश्चन होगा उसको के लिख रहा है हर बार। तो ये जो आयोटा की पावर 101 है, इसको आयोटा की पावर 4 × k + 1 लिखा जा सकता है। मतलब आयोटा की पावर 4 × 25 + 1। चल रहा पता, यस सर। जब भी आयोटा की पावर 4k + 1 होगी, 4k + 1 होगी, तो उस केस में क्या है, आंसर आएगा आयोटा। ठीक है, एनसीईआरटी दूसरा फार्मूला आपको दे रही है, आयोटा की पावर 4k + 1 जब भी बनेगी तो आंसर आएगा आयोटा। ये दूसरा फार्मूला को लिख ली। लेकिन मैं आपको कहूंगा हम ऐसे नहीं करेंगे जब एक्सरसाइज या मैं क्वेश्चन करूंगा, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए। कोई भी नंबर दिखेगा जो 4 से बड़ा है, उसको नंबर कभी भी आयोटा की पावर में 4 से बड़ा दिखेगा उसको डिवाइड कर दो, और जो रिमाइंडर आएगा आयोटा की पावर में रख के डायरेक्ट आंसर। ये ट्रिक सबसे बेस्ट है। आयोटा रेज पावर 102 हो तो फिर क्या करेंगे, अब 102 को 4 से डिवाइड करो, 425 का 100 होगा, और 102 में से 100 माइनस किया तो 2 बचा। अब रिमाइंडर 2 आ रहा है। ठीक है, तो जब रिमाइंडर 2 आएगा तो इसको मैं लिखूंगा आयोटा की पावर रिमाइंडर में, तो रिमाइंडर 2 आएगा और आयोटा स्क्वायर बन गया। आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1। मैंने आपको बोला है कि आयोटा स्क्वायर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। तो इस केस में वैल्यू -1 आना है।
अब एनसीईआरटी कैसे कह रही है, वो उसको कह रही है फिर से ऐसे लिखो, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई है, ठीक है, मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ये कितना था 102, डिवाइजर कितना है 4, मल्टीप्लाई क्वेश्चन कितना है 25 प्लस रिमाइंडर कितना आ रहा है 2, तो मतलब 102 इक्वल्स टू 4, जो क्वेश्चन वाला हिस्सा है इसको के लिखो, 4 इंटू 25 की जगह के प्लस 2, तो ये पैटर्न जो 102 पे है ये आ रहा है आयोटा की पावर 4k प्लस 2, 4k प्लस 2, तो पैटर्न जब भी 4k प्लस 2 बनेगा तो इसमें आंसर को क्या है कितना आएगा -1। नेक्स्ट देखो 103 लेते हैं, आयोटा की पावर 103, अब देखो 103 को 4 से डिवाइड करोगे 425 का कितना 100, 103 में से 100 माइनस हुआ तो 3 बचा, रिमाइंडर 3, ये क्वेश्चन इसको के मान लेंगे, या ये जो अंदर होता है इसको डिविडेंड बोलेंगे, बाहर डिवाइजर, ये क्वेश्चन ये रिमाइंडर, तो इसको अगर मैं पहले तरीके से करूं, आयोटा की पावर रिमाइंडर कितना होता है, रिमाइंडर कितना आ रहा है 3, तो आयोटा क्यूब की वैल्यू चाहिए मेरे, अब देखो अगर आयोटा स्क्वायर -1 है, आयोटा स्क्वायर -1 है तो इधर आयोटा से मल्टीप्लाई करो, इधर भी आयोटा से, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा क्यूब कितना आ जाएगा -1 इंटू आयोटा माइनस आयोटा, तो आयोटा क्यूब मेरा आ जाएगा माइनस आयोटा। लेकिन अगर एनसीईआरटी का पैटर्न फॉलो करें, वो कह रहा है इसको ऐसे लिखो, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, तो डिविडेंड कितना है 103, डिवाइजर कितना है 4, मल्टीप्लाई क्वोशिएंट कितना है 25 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है 3, तो ये कह रहा है 103 इक्वल्स टू 4, इसको मैं के मानूंगा 4k प्लस 3, तो ये पैटर्न बन रहा है आयोटा 103 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4k प्लस 3, अगर 4k प्लस 3 में लिख पाओगे है ना, तो उस केस में आंसर कितना आएगा माइनस आयोटा। तो ध्यान से देखो, जो एनसीईआरटी ने हमें पैटर्न दिया है, ध्यान से देखना है कि लास्ट बार आयोटा की पावर 4k, तो क्या लिखेंगे 1, आयोटा की पावर 4k प्लस 1, तो आयोटा, आयोटा की पावर 4k प्लस 2 के पैटर्न में लिख पाओगे आयोटा की पावर को, तो आंसर -1, आयोटा की पावर को 4k प्लस 3 की फॉर्म में लिख पाओगे, आंसर माइनस आयोटा। पहले सुन लो, जैसे आयोटा की पावर 100 थी, 100 को 4 से डिवाइड किया, जो रिमाइंडर आया वो आयोटा की पावर में लिखा, आयोटा की पावर 0, तो इसका आंसर 1, जब रिमाइंडर 0 आएगा आंसर 1। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है ऑर्गन प्लेन, ये इसी तरह से होगा जैसे कार्टेशियन प्लेन आपने पढ़ा होगा। कार्टेशियन प्लेन में क्या होता है कि आपने 9th 10th में पढ़ा होगा, जैसे एक्स एक्सिस है इधर बनाते हैं एक्स एक्स डैश लिखते हैं, और वाई एक्सिस यहाँ पे बनाते हैं वाई वाई डैश, ठीक है, और कोई भी पॉइंट जो यहाँ पे प्लॉट होगा कार्टेशियन प्लेन में वो एक्स वाई की फॉर्म में लिखा जाएगा, मतलब पहले एक्स का कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा फिर वाई का कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा। कुछ इस तरह से हम काम करते थे कार्टेशियन प्लेन में, मतलब जैसे अगर मेरे पास कोई पॉइंट है 2,3, तो मेरे को अगर इसको प्लॉट करना है ना, तो पहले एक्स वाला पॉइंट प्लॉट करेंगे, ये ओरिजिन होता है 0 0, यहाँ पे x1 आएगा, यहाँ पे x2 है, फिर y वाला कोऑर्डिनेट प्लॉट करना है, तो y एक्सिस ये है और ये पॉजिटिव है, y एक्सिस पॉजिटिव ऊपर होती है, ये 1 2 3, तो ये आ जाएगा y वाला पॉइंट, मतलब y कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब x पे जहां पे 2 है यहां से सीधा ऊपर आना है, और y पे जहां पे 3 है तो ये मेरे को पॉइंट मिल जाएगा, ये जो मैंने ज्यादा हाईलाइट किया, तो ये पॉइंट क्या बता रहा है कि x2 है और y 3 है। इस तरह से हम लोग कार्टेशियन प्लेन के अंदर पॉइंट्स को प्लॉट करते थे, ठीक है। अब ऑर्गन प्लेन किसके लिए है, अगर हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है z इक्वल्स टू मान लो x प्लस आयोटा y, या कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो 2 प्लस आयोटा 3 या 3 आयोटा मान, ठीक है, आयोटा 3 लिखो या 2 प्लस 3 आयोटा लिखो। अब अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मेरे को ऑर्गन प्लेन के अंदर प्लॉट करना है, तो किस तरह से प्लॉट करेंगे, जिस तरह से कार्टेशियन प्लेन में करते थे इसी तरह से करेंगे। देखो कैसे, ये एक्सिस होती है, जैसे कार्टेशियन प्लेन में ये एक्स एक्सिस थी और ये वाई एक्सिस, अब ये वाली जो एक्सिस है ना, इस एक्सिस पे
इस एक्सिस पे जो रियल पार्ट होगा, मतलब जो एक्स एक्सिस होगी, वहां पे रियल पार्ट z का प्लॉट करेंगे। मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट वो एक्स एक्सिस पे प्लॉट होगा। मतलब ये जो एक्स वाला पार्ट है इसको बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। मतलब ये जो 2 है ये रियल पार्ट है इस z का, और ये जो y है ये इमेजिनरी पार्ट है इसी z कॉम्प्लेक्स नंबर का। और इमेजिनरी पार्ट इस एक्सिस पे प्लॉट करेंगे, y एक्सिस पे। तो इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे, इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे प्लॉट करेंगे और रियल पार्ट यहाँ पे। जैसे मेरे को 2 प्लस आयोटा 3 या 2 प्लस 3 आयोटा को प्लॉट करना है, तो जो रियल पार्ट है वो है 2, ये मेरे को एक्स एक्सिस पे प्लॉट करना पड़ेगा। जैसे ये ओरिजिन, ये 1, ये 2, ठीक है। फिर आ गया y, y कितना था 3, तो मतलब इमेजिनरी पार्ट मेरे को y एक्सिस पे प्लॉट करना है। जैसे ये 1, ये 2, ये 3, समझ रहे हो? तो इस तरह से ये मेरे को पॉइंट मिला, ये पॉइंट मिला जहां पर रियल पार्ट 2 दिखा रहा है और इमेजिनरी पार्ट 3 दिखा रहा है। मतलब ये जो पॉइंट है ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है 2 प्लस 3 आयोटा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये 2 प्लस 3 आयोटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। 2 आएगा एक्स एक्सिस पे और 3 आयोटा मतलब जो इमेजिनरी पार्ट है वो आएगा वाई एक्सिस वाली जगह। तो जिस तरह से ये काम करता है कार्टेशियन प्लेन, तकरीबन वैसे ही ये काम करेगा, ठीक है। तो अगर इसको मैं x, y की फॉर्म में लिखूं या रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट लिखूं इस पॉइंट का, तो क्या आएगा? पहले रियल पार्ट लिखना है वो 2 है, फिर इमेजिनरी पार्ट लिखना है वो 3 है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा आर्गन प्लेन में किस तरह से पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। अब नेक्स्ट मेरे पास है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस किस तरह से फाइंड करेंगे? पहले मैं डायरेक्ट इसका फार्मूला बताता हूँ, फिर बताऊंगा कि किस तरह से ये फॉर्मूला आएगा। मतलब आर्गन प्लेन से ही मेरे को मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मूला मिलेगा। तो पहले फाइंड कैसे करेंगे मॉडुलस ऑफ किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस? जैसे ये z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, x प्लस आयोटा y, ये रियल पार्ट है x वाला, और y जो है इमेजिनरी पार्ट। जैसे z इक्वल्स टू 2 प्लस आयोटा 3 या z इक्वल्स टू 2 प्लस 3 आयोटा, एक ही बात है, रियल पार्ट 2 है प्लस 3 जो है इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मेरे को मॉडुलस फाइंड करना है तो ऐसे z लिखना है और इसके ऊपर ऐसे मॉड का साइन बनाना है। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे आता है? अंडर रूट बनाना है, ठीक है, मतलब स्क्वायर रूट बनाना है। और इसके अंदर सबसे पहले लिखना है रियल पार्ट ऑफ z उसका स्क्वायर प्लस जो इमेजिनरी पार्ट होगा z का उसका स्क्वायर, ठीक है। इसका क्या मतलब? जैसे अंडर रूट रियल पार्ट ऑफ z उसका स्क्वायर। जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका रियल पार्ट कौन है? x, तो x का स्क्वायर आ जाएगा प्लस फिर उसके बाद क्या है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z उसका स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है? जो y का आयोटा का कोएफिशिएंट होगा वो क्या है? y, तो y का स्क्वायर। अब मैं अगर इसको सॉल्व करूं ये आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स कितना है? 2, ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। y कितना है? जो आयोटा का कोएफिशिएंट है वो क्या है? 3, तो 3 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, 9 प्लस 4 कितना होगा? 13, तो पास रूट 13 मेरे पास क्या आ जाएगा? इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर था इसका मॉडुलस आ जाएगा रूट 13। तो इस तरह से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोग मॉडुलस फाइंड कर सकते हैं। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z के ऊपर इस तरह से मॉडुलस का साइन आएगा। फॉर्मूला होता क्या? अंडर रूट जो रियल पार्ट होगा z का उसका स्क्वायर प्लस फिर इमेजिनरी पार्ट ऑफ z उसका स्क्वायर, ठीक है। तो रियल पार्ट को हम x से लिख रहे हैं, x का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट y है तो y का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है। फिर रियल पार्ट 2 था और इमेजिनरी पार्ट 3 था, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और अंडर रूट। इस तरह से मॉडुलस फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि इसका फॉर्मूला आया कहां से, कि ये कहां से आपने ये लिख दिया। तो ध्यान से देखना, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैसे लिखा। ध्यान से देखो, अगर मैं फिर से इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को आर्गन प्लेन के ऊपर बनाऊं तो रियल पार्ट यहाँ पे बनेगा एक्स एक्सिस पे और इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे वाई एक्सिस पे बनेगा। रियल पार्ट कितना है? 2, तो ये ओरिजिन था, ये x1, ये x2, फिर y कितना है? 3, मतलब इमेजिनरी पार्ट 3, ये 1, ये 2, ये 3,
ठीक है, अब आप इस पॉइंट को पहले प्लॉट कर लो, ठीक है, तो ये पॉइंट मेरे को मिला, इसके सामने x2 है और y कितना है 3, ये 2 रिप्रेजेंट कर रहा है रियल पार्ट को और ये 3 रिप्रेजेंट कर रहा है इमेजिनरी पार्ट को। तो मेरे को जब भी मॉडुलस निकालना है ना, तो मॉडुलस निकालने का मतलब है ये ओरिजिन जो है ये होता है 0 0, इस ओरिजिन से, ओरिजिन को मैं O लिख रहा हूं मान लो, इस ओरिजिन से P तक का डिस्टेंस मॉडुलस ऑफ Z को रिप्रेजेंट करता है। ओरिजिन से P तक का डिस्टेंस, ओरिजिन से P तक का, ओरिजिन से इस पॉइंट P तक का जो डिस्टेंस होगा वो ही इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस होगा, कि मॉडुलस ऑफ z जो है वो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट कैसे होता है, मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर किस तरह से आता है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, मतलब मेथड नंबर 2 में हम लोग फिर से यही समझेंगे कि जो मॉडुलस ऑफ z है ये स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर किस तरह से आता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको इस ट्रायंगल में देखना होगा, जैसे PO और इस पॉइंट को मैं लिख लेता हूँ, मतलब जो ये यहाँ पे 2 है, इस पॉइंट का नाम है Q। आपको दिख रहा होगा ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, कुछ इस तरह से आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा PO, PQ और O। ठीक है, अब मेरे को ओरिजिन से P तक अगर मैं डिस्टेंस बता दूं तो मैं मॉडुलस ऑफ Z बता दूं। ठीक है, मतलब मॉडुलस ऑफ Z अगर बताना है ओरिजिन से P तक का डिस्टेंस बता दूं, मतलब एक तरह से जो 90 के सामने होती है वो होती है हाइपोटेनियस साइड, मतलब मेरे को किसी तरह से हाइपोटेनियस साइड की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये देखो ओरिजिन से Q तक का डिस्टेंस कितना है, ये तो 2 यूनिट है। ठीक है, ओरिजिन से Q तक का डिस्टेंस है 2 यूनिट। ठीक है, फिर इसको देखो ओरिजिन से इस पॉइंट तक ये कितना है 3 यूनिट है, अगर ये 3 यूनिट है तो ये PQ भी कितना होगा 3 यूनिट ही होगा। समझ रहे हो? तो मतलब PQ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 यूनिट। तो अगर मैं इसमें आपको पता है पीजीटी थ्योरम यूज करूं, पाइथागोरस थ्योरम, ये क्या कहती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या होती है जो 90 के सामने है, 90 के सामने क्या है OP, तो OP का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर, बेस क्या है OQ प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है PQ इसका स्क्वायर। ठीक है, ओपी स्क्वायर किस तरफ आके रूट बन जाता है, तो इधर लिख लो रूट OQ का स्क्वायर, OQ कितना है OQ है 2, इसका स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर, PQ कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर। समझ रहे हो, ये जो स्क्वायर था इधर आके रूट बन गया, OP का स्क्वायर था, स्क्वायर इस तरफ शिफ्ट हो गया रूट बन गया, और OQ की वैल्यू 2 थी तो 2 का स्क्वायर प्लस PQ की वैल्यू क्या थी, PQ की 3 थी तो 3 का स्क्वायर। 2 मेरे पास क्या था 2 थी x की वैल्यू, तो 2 के स्क्वायर की जगह x स्क्वायर प्लस 3 मेरे पास y की वैल्यू थी तो y का स्क्वायर। x रियल पार्ट था तो रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस y इमेजिनरी पार्ट था, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर, और इसके ऊपर हमने रूट लिख लिया। नेक्स्ट है मेरे पास कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट किस तरह से फाइंड करेंगे, सबसे पहले z ही लिखना है, z के ऊपर इस तरह से बार की तरह सिंबल बना देंगे। अब z क्या है x प्लस आयोटा y, x प्लस आयोटा y ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मेरे को कॉन्जुगेट फाइंड करना, मतलब इसके ऊपर ऐसे बार लगा दें तो z का बार। अब ये करता क्या है कॉन्जुगेट किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करेगा, अगर यहाँ पे साइन आयोटा से पहले प्लस का साइन है ना तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, मतलब इसको लिखेंगे x माइनस आयोटा। अगर z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y ये हमें कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और हमें बोलेगा इसका कॉन्जुगेट फाइंड करो, तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा x प्लस आयोटा y लिख के इसके ऊपर ऐसे बार लिखना है और प्लस साइन की जगह माइनस साइन हो जाएगा। तो यही होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट। जैसे मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल्स टू 2 प्लस 3 आयोटा, अगर मैं इसका कॉन्जुगेट निकालूं तो z के ऊपर बार लगाऊंगा और लिखूंगा 2 प्लस 3 आयोटा, ऐसे बार लिखूंगा। z का कॉन्जुगेट ये जो 2 प्लस 3 आयोटा है तो प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, 2 माइनस 3 आयोटा। अब जब प्लस का माइनस लिख दिया फिर से ये ऊपर बार नहीं लिखना। ठीक है, कॉन्जुगेट जब सॉल्व हो गया फिर ये हटा देना है, साइन चेंज कर देना, आयोटा से पहले अगर प्लस आ रहा है जैसे 3 आयोटा है तो इधर माइनस 3 आयोटा,
इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालते हैं। तो ध्यान से देखना, इधर सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y, x रियल पार्ट है, y इमेजिनरी पार्ट है, जो भी आयोटा के साथ हो। अगर मेरे को मॉडुलस निकालना है कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो इसको ऐसे लिखते हैं z के ऊपर इस तरह से साइन आएगा, इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ z। ये किसके इक्वल होता है? अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, मतलब रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर। और अगर कॉन्जुगेट निकालना है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो z के ऊपर ऐसे ऐसे बाहर लिखेंगे, और z क्या था? x प्लस आयोटा y, इस तरह से बाहर से काम क्या करेगा ये, अगर यहाँ पे आयोटा से पहले यहाँ प्लस साइन है तो माइनस बना देगा, अगर अगर माइनस साइन है तो फिर प्लस बना देगा। कॉन्जुगेट इतना सा काम करेगा। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है वो पढ़ते हैं दोनों की। जैसे कि इसकी पहली प्रॉपर्टी, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर मॉडुलस की पहली प्रॉपर्टी, ठीक है, क्या है? अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई में है, z1 इंटू z2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और दोनों मल्टीप्लाई में है, और दोनों के ऊपर मॉडुलस, आप क्या कर सकते हो? z1 का मॉडुलस, आप क्या कर सकते हो? z1 का मॉडुलस अलग से फाइंड कर सकते हो, और z2 का मॉडुलस अलग से फाइंड करके दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो। मतलब अगर z1 इंटू z2 का मॉडुलस है, तो आप z1 पे अलग से मॉडुलस लगा सकते हो, मल्टीप्लाई z2 पे अलग से। ठीक है, सेम इसी तरह से अगर z1 मल्टीप्लाई z2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और दोनों के ऊपर ऐसे कॉन्जुगेट का साइन है, तो आप z1 के ऊपर अलग से कॉन्जुगेट लिख लो और z2 के ऊपर अलग से कॉन्जुगेट लिख लो। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी मॉडुलस के अंदर, अगर z1 अपॉन z2, ठीक है, दोनों के ऊपर मॉडुलस इस तरह से लिखा है, आप z1 का मॉडुलस अलग से निकालो डिवाइडेड बाय z2 का मॉडुलस अलग से। ठीक है, मतलब अगर z1 अपॉन z2, ये मॉडुलस ऐसे लिखा है, तो z1 का मॉडुलस अपॉन में z2 का मॉडुलस इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज की हमें जरूरत पड़े। सेम काम इसमें हो सकता है क्या? इसके अंदर भी z1 अपॉन z2 अगर होल का कॉन्जुगेट है, तो आप z1 के ऊपर कॉन्जुगेट अलग से कर दोगे डिवाइड बाय z2 पे कॉन्जुगेट अलग से कर दोगे। इसमें ये कंडीशन याद रखनी है, जैसे रैशनल नंबर में होता है ना, डिवाइड वाली टर्म जीरो नहीं होनी चाहिए। तो डिवाइड में क्या है, जैसे रैशनल नंबर की क्या डेफिनेशन होती थी? रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन क्या होती थी कि p अपॉन q की फॉर्म में होने चाहिए और q जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे भी ये याद रखना, डिनोमिनेटर में क्या है? z2, ये जीरो नहीं होना चाहिए। और इसमें भी डिवाइड में z2 आ रहा है, तो ये याद रखना है z2 जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये दो दो प्रॉपर्टीज हो गई इसकी। नेक्स्ट देखना, कॉन्जुगेट के अंदर, कॉन्जुगेट के अंदर नेक्स्ट प्रॉपर्टी मेरे पास है, अगर z1 प्लस या माइनस z2, मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, या तो उनका एडिशन हो रहा है या सब्ट्रैक्शन, और दोनों के ऊपर, मतलब दोनों के सम या दोनों के डिफरेंस के ऊपर कॉन्जुगेट लिया है, पूरे के ऊपर होल को कॉन्जुगेट लिया है। आप इसको क्या कर सकते हो? z1 का अलग से कॉन्जुगेट निकालो, प्लस है तो प्लस कर दो, माइनस है तो माइनस कर दो, और z2 का अलग से कॉन्जुगेट कर सकते हो। मतलब यहाँ पे क्या है, लेफ्ट साइड में अगर z1 और z2 दोनों को प्लस करके फिर उसको कॉन्जुगेट करोगे, या z1 का अलग से कॉन्जुगेट करके z2 का अलग से कॉन्जुगेट करके सम या डिफरेंस करोगे, आंसर सेम आएगा। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक मेरे पास है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ध्यान से देखना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर नेक्स्ट टॉपिक है मेरे पास। अब देखना इसको किस तरह से करेंगे हम लोग। सबसे पहले आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब समझिए, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर पे अप्लाई करो। जैसे आपके पास 5 कोई नंबर है, मैं बोलूं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका 5 का क्या होगा? 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो होगा जो इससे मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर 1 ले आए। मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या काम होता है कि अगर कोई नंबर है, जैसे 5 है या कोई भी, उससे अगर मल्टीप्लाई करोगे आंसर 1 होना चाहिए। तो 5 को अगर मैं 1/5 से मल्टीप्लाई करूं, तो 5 से 5 कैंसिल, आंसर 1 आएगा, मतलब इधर भी 1 और इधर भी 1। अब 1/5 को 5 इंटू 1/5 को, ये 5 की पावर 1 है, तो ऊपर ऐसे लिख सकता हूँ 5 इंटू 5 की पावर -1। समझ में आ रही बात? 5 की पावर -1, तो ये ऐसे भी देख लो, बेसिस सेम पावर एडेड, तो उस तरह से 1 - 1 0 होगा, तो आंसर 1 आएगा। ये 5 है, ये 5 की पावर -1 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा।
मतलब 5 इंटू 1/5 कैंसिल होके 1 आएगा। तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है, कोई भी नंबर जिसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालना है, तो इससे मल्टीप्लाई होने के बाद कोई भी नंबर अपने मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर बन देगा मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, मल्टीप्लीकेटिव Yes, sir. इनवर्स। अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर में मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा, अगर z कोई क्या है, z मेरे पास क्या है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर z को मैं इसी के इनवर्स से मल्टीप्लाई करूं, मतलब z इंटू z का इनवर्स, तो ये 1 आएगा। तो ये जो z इनवर्स है, ये मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होगा किसका, z का। यहां से समझ लो z कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको 1/z से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर 1 ही आएगा। देखो z से z कैंसिल, हालांकि इसमें डिवाइड नहीं होता, कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसे डायरेक्ट नहीं डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवीजन का प्रोसेस है पूरा, मतलब जैसे नंबर के अंदर होता है ना, जैसे 2 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/2, बचपन में पढ़ा होगा, 2 से 2 कैंसिल 1 आ गया। मतलब मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में क्या है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद 1 आना चाहिए। तो मतलब इसका मतलब z का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा, z इनवर्स। तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है कॉम्प्लेक्स का नंबर का, तो z का इनवर्स। ध्यान से देखना नेक्स्ट। अब मेरे को अगर z इनवर्स की वैल्यू चाहिए, ध्यान से देखना नेक्स्ट, अगर z इंटू z इनवर्स 1 है, मेरे को z इनवर्स की वैल्यू चाहिए, तो z इनवर्स की वैल्यू आएगी 1 से। तो मतलब जब भी बोलेगा मेरे को मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकाल, है ना, किसी भी कॉम्प्लेक्स का, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालने का मतलब 1/z निकालना है। मतलब जैसे z मेरे पास दिया है अगर 2 + 3i होगा, और मेरे को इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालना है, जैसे मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ z इज, वो 1/z होता है। ठीक है, या ऐसे लिखते हैं z इनवर्स। तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स अगर इसका निकालना है तो वो किसके इक्वल होगा, ऐसे लिखूंगा, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ z क्या था, 2 + 3 आयोटा इज 1/2 + 3 आयोटा। मतलब मेरे को 1/2 + 3 आयोटा की वैल्यू निकालनी। फिर इसको मैं आगे सॉल्व करूंगा कैसे, रैशनलाइजिंग से। रैशनलाइजिंग से कैसे सॉल्व होगा, अगर 1/2 + 3 आयोटा, मतलब कभी भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे 2 + 3 आयोटा दिए, ये मेरे को गिवन है, वो बोलता है इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालो। आपको क्या लिखना है, 1/2 + 3 आयोटा, जिसका भी मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालना हो उसको लिख देना 1/2 + 3 आयोटा। फिर ये आगे कैसे सॉल्व होगा, अगर ये 2 + 3 आयोटा गिवन है, तो 2 - 3 आयोटा से मल्टीप्लाई और 2 - 3 आयोटा से डिवाइड कर दो। अब इससे क्या होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे 2 + 3 आयोटा है ना, अगर प्लस है तो माइनस वाला लेना है, यहाँ माइनस होता तो प्लस वाला। रैशनलाइजिंग इसी तरीके से कर, 2 - 3 आयोटा जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 - 3 आयोटा ही आएगा, और डिनोमिनेटर में a + b × a - b, तो ये होता है a² - b²। ठीक है, a + b × a - b, a² - a² - b², a था b था 3 आयोटा। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, न्यूमरेटर में आएगा 2 - 3 आयोटा डिवाइड में 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और साथ में आयोटा स्क्वायर। अब 2 - 3 आयोटा, 2 - 3 आयोटा डिवाइड में 4 माइनस 9, आयोटा स्क्वायर कितना होता है, आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो यहाँ आ जाएगा -1। तो इसको अगर आगे सॉल्व करोगे, ये आएगा 2 - 3 आयोटा डिवाइड में 4 माइनस और माइनस प्लस और 9 × 1 = 9, तो 2 - 3 आयोटा डिवाइड में 9 + 4 कितना 30। तो इसको अगर आगे ऐसे लिख सकते हो 2/13 - 3 आयोटा अपॉन में 13, तो ये आंसर होगा। ये आ गया रियल पार्ट और ये आ गया इमेजिनरी पार्ट, तो आ गया फाइनल आंसर। इस तरह से किसी भी नंबर का, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना। तो नेक्स्ट देखना मेरे पास, ध्यान से सुनना, एक नोट है, अगर z को मल्टीप्लाई कर दे z की कॉन्जुगेट्स, तो z के ऊपर बार है मतलब उसका कॉन्जुगेट आप, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है ये किसके इक्वल होता है, मॉडुलस ऑफ z के स्क्वायर के। और ये बड़ा ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको प्रूव करके इसको आपको याद भी रखना है। ठीक है, इसको याद तो रखना है, इसको याद रखना, और इसका प्रूफ भी करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड देखो, z लिखा है, z मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर और मल्टीप्लाई z बार, तो z का कॉन्जुगेट निकाल लो। तो z कितना है, 2 + 3 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट का मतलब ऐसे बार लगा दो, और प्लस है तो साइन माइनस हो जाएगा, मतलब प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये कॉन्जुगेट का साइन हट जाएगा, 2 - 3 आयोटा।
अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या कह रही है, ध्यान से देखना, लेफ्ट हैंड साइड क्या कह रही है, z मल्टीप्लाई z बार, z मल्टीप्लाई z बार, z कितना है 2 प्लस 3 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई कर दो z बार मतलब इसी के कॉन्जुगेट से, कॉन्जुगेट क्या आया था 2 माइनस 3 आयोटा, तो मल्टीप्लाई करो कॉम्प्लेक्स नंबर को, पहले 2 को दोनों से करोगे, 2 2 जा 4, फिर ये माइनस का साइन, फिर 2 3 जा 6 साथ में आयोटा, फिर 3 को 2 से करो, 3 2 जा 3 2 जा 6 साथ में आयोटा, और प्लस माइनस कितना माइनस, 3 3 जा कितना 9 आयोटा इंटू आयोटा कितना आयोटा का स्क्वायर, ये 4 है माइनस 6 आयोटा प्लस 6 आयोटा कैंसिल, ये माइनस 9 और आयोटा का स्क्वायर होता है माइनस 1, तो ये आ जाएगा 4 माइनस और माइनस प्लस 9, 9 प्लस 4 कितना 13। आप चाहो तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी भी लगा सकते थे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर, ए मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फिर माइनस बी स्क्वायर, बी कितना था 3 आयोटा इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, फिर माइनस 3 का स्क्वायर कितना 9 और साथ में आयोटा स्क्वायर होता है -1, -9 आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो ये 4 माइनस और माइनस प्लस होता है 9 1 9, 9 प्लस 4 13, आयोटा स्क्वायर होता है -1, ठीक है। तो इसको नोट करो लेफ्ट हैंड साइड, अब राइट हैंड साइड सॉल्व करें, इधर देखना राइट हैंड साइड भी सॉल्व करवा ही देता हूँ, फिर चेक करते हैं। राइट हैंड साइड क्या है, मॉडुलस ऑफ z, तो z का पहले मॉडुलस निकालो फिर स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ z कैसे होता है, अंडर रूट लगाना है, फिर यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, तो मोड ऑफ z क्या आएगा अंडर रूट x मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट कितना है 2, 2 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, y कितना इमेजिनरी पार्ट वो कितना है 3 इसका स्क्वायर, तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 प्लस 4 कितना 13, अंडर रूट 13 आ जाएगा। तो जो मॉडुलस ऑफ z आ रहा है वो आ रहा है अंडर रूट 13, अगर मैं मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर करूं तो इधर अंडर रूट 13 के ऊपर भी स्क्वायर होगा और स्क्वायर रूट कैंसिल, मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर आ रहा है 13, तो देखो राइट हैंड साइड जो मेरी है, ये मैंने राइट हैंड साइड सॉल्व की, ये भी कितनी आई 13, और जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की वो भी कितनी आई 13, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ रही है 13, इसका मतलब जो हम प्रॉपर्टी है ये प्रूव कर चुके हैं, z मल्टीप्लाई z का पावर इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर, तो ये याद रखनी है, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अच्छा, तो ध्यान से देखना, Yes, sir. यहीं से हम लोग z इनवर्स मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकाल सकते हैं। देखो अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूं z मल्टीप्लाई z बार और ये मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर इधर ले आओ, मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर इधर ले आओ तो इधर 1 बचेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं z बार यहाँ पे रखूं और मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर यहाँ रखूं तो ये 1, ये मल्टीप्लाई का z इधर डिवाइड में आ जाएगा मतलब 1 कौन से, तो z बार डिवाइड में मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर, ये जो 1 अपॉन z है अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो ये z इनवर्स बन जाएगा। z इनवर्स को कैसे लिखते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का एक ये फार्मूला मेरे को मिल जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना हो z इनवर्स निकालना हो सीधा z का बार ऊपर लिखो और डिवाइड में मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर कर दो, इसको भी आप याद रखो, नेक्स्ट जो एग्जांपल है ना इसके बाद उसमें अप्लाई करके बताता हूँ, ये इसको नोट कर लो।